मैं आता हूँ विवेक जी आपके पास, आप नागपुर से आते हैं। संघ की वहाँ पे मुख्यालय है, संघ का सब कुछ है। आज का ये जो गाना जारी हुआ इसमें मोदी जी नहीं है, बीजेपी का झंडा नहीं है। संघ को ये बात अच्छी लगी होगी क्या? माइक माइक वो कर लीजिएगा विवेक जी। हेलो। हाँ जी। जी। ऐसा है कि संघ संघ को अच्छा लग रहा होगा, इसलिए कि संघ ये चाहता है कि अभी बीजेपी सत्ता में बनी रहे। 2025 में उनकी 100वीं वर्षगांठ है आरएसएस की। वो नहीं चाहते किसी हालत में सत्ता से बीजेपी खारिज हो जाए, और आज सत्ता में बीजेपी को फिर से वापस स्थापित करने के लिए मोदी जी के अलावा उनके पास दूसरा कोई ट्रम्प कार्ड है नहीं। तो और ये मोदी जी ने अपने आप को इस स्थिति में ला लिया है कि संघ उनके सिवा किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपने सुना होगा उस दिन राम मंदिर का जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसके बाद जो भाषण हुए उसमें भागवत जी मोदी जी को तपस्वी कह रहे थे। अब क्या बचा है? मतलब जो फिलोसोफर हेड है संघ के, संघ परिवार के जो फिलोसोफर हेड है, वो अपने ही किसी एक संलग्न संस्था के प्रमुख को अपना फिलोसोफर तपस्वी जैसा बता रहे हैं। मतलब वो मोदी जी ही किसी तरह से उनके फिलोसोफर हो गए, इस तरह की कुछ बात कर रहे थे। तो ये जो दुय्यम दर्जे का स्थान आरएसएस को मोदी जी के राज में मिला है, तो वो मोदी जी ने बहुत केयरफुली वो कल्टीवेट किया है। बहुत केयरफुली मोदी जी ने उस स्थिति में अपने आप को लाया है कि आरएसएस भी उनके खिलाफ कुछ न कह सके। इतने सालों में नागपुर में कई बार मोदी जी आए, लेकिन कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं गए। तो ये जो हिम्मत होती है, हालांकि जब जब भी महाराष्ट्र के विधानसभा का या नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन होता है, या फिर बीजेपी के कोई भी बड़े नेता जब नागपुर आते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी है आरएसएस स्मृति मंदिर, जहां पर हेडगेवार जी और गोलवलकर जी की समाधियां है, वहां पर जाके माथा टेकना, या फिर संघ के मुख्यालय में दूसरे नागपुर के एक एरिया में जो पड़ता है महल एरिया में, वहां जाना, ये कंपलसरी बात होती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर आकर गए, बड़े बड़े कलाकार वहां पर आके गए, लेकिन मोदी जी के लिए कोई कंपल्शन नहीं। मोदी जी, आपने देखो पिछले 10 सालों में मोदी ने जितने भी भाषण किए, किसी भाषण में मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं। किसी भी भाषण में मोदी जी ने आरएसएस का नाम नहीं लिया है कि मैं आज जो कुछ भी हूं आरएसएस की वजह से हूं। इस तरह से कोई भी एक एक्नॉलेजमेंट मोदी जी के किसी भी भाषण में आज तक नहीं आया है। तो आरएसएस इतनी दयनीय स्थिति में अपने पूरे 100 साल के, मतलब आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं अगले साल, और ऐसी स्थिति में मतलब 100 साल के इस उपलक्ष्य में आरएसएस अपने आप को इतनी दयनीय स्थिति में पा रहा है। जो संघ परिवार का एक बेसिक टेनेट है, एक बेसिक प्रिंसिपल है कि संगठन से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। वो गांधी जी का विरोध तो इसी बिना पर करते हैं कि गांधी जी कोई देश से बड़े नहीं है। मतलब वो सीधे तौर पे नहीं कहते, लेकिन जब गांधी जी का उल्लेख होता है, जब गांधी जी की कंट्रीब्यूशन की बात होती है, तो हमेशा संघ वाले जो है वो इस तरह से बात करते हैं कि कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं होता। तो गांधी जी देश से बड़े नहीं है, लेकिन मोदी जी को देश से बड़ा आपने बना दिया। तो ये जो डाइकोटॉमी है, ये जो एक दोगलापन है आरएसएस का, आरएसएस के हर विचार में दोगलापन है, इस विचार में भी है। एक व्यक्ति को, मतलब ऐसा कभी इस देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि इस देश का पूरा भविष्य एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता हो। मतलब भविष्य एक व्यक्ति के साथ में लटका दिया गया हो कि मोदी जी रहेंगे तो देश का भविष्य है, मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश खत्म है। इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा गया है, और उसको मानने के लिए लाखों करोड़ों लोग तैयार है। इस कदर एक हिप्नोटिज्म का स्पेल है। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मोदी जी एक पॉलिटिकल बाबा है। मतलब जो धार्मिक बाबा होते हैं, उनका जिस तरह से एक हिप्नोटिज्म होता है उनके चाहने वालों पर, उनके भक्तगणों पर, बिल्कुल उसी तरह का एक माहौल मोदी जी ने पॉलिटिक्स में लाया है। वो एक पॉलिटिकल बाबा है। उनके खिलाफ कोई भी बात, उनकी कोई भी गलती होती ही नहीं है, उनसे उनके खिलाफ कोई भी बात सुनने के लिए उनके फॉलोअर्स तैयार ही नहीं है।
मतलब यहाँ तक कि वो भगवान का अवतार है वगैरह, यहाँ तक के बातें हो रही है। और मोदी जी उसको बहुत ये जो किसी ने कहा अभी कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, कभी 20 सालों में छुट्टी नहीं ली है। तो पिछले 10 दिन, मतलब जब 22 तारीख को ये प्रोग्राम होना था राम मंदिर का, उसके 10 दिन पहले वो जो मंदिर मंदिर घूम रहे थे, क्या वो प्रधानमंत्री की ड्यूटी थी? क्या क्या काम कर रहे थे वो? 10 दिन तक वो जो जो उपवास और जो भी कुछ कर रहे थे, और 10 अलग अलग राम मंदिरों में वो घूमे हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री की ड्यूटी का पार्ट था? इतनी भी समझ इनके भक्तों में अभी बची नहीं है। जो ये तो 10 दिन की छुट्टी ही हो गई ना, ये कहाँ प्रधानमंत्री का काम कर रहे थे वो? उस समय तो पूरी तरह से अपने राजनीतिक भविष्य को इंश्योर करने का काम चल रहा था, पूरा वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा था, वो तो छुट्टी लेकर ही चल रहा था। लेकिन उनके भक्त है कि कहते हैं कि नहीं, 18 घंटे काम करते हैं और छुट्टी नहीं लेते। अब 18 घंटे काम तो मनमोहन सिंह ने भी किया, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं कि अपना सेल्फ प्रोजेक्शन, अपने अपने खुद के प्रेम में इतना लिप्त व्यक्ति इस देश में आज तक दूसरा पैदा नहीं हुआ मोदी जी जितना। तो और उसको इस तरह से एक प्रतिष्ठा दी गई है इस देश में, व्यक्ति महात्मा को इतनी प्रतिष्ठा दी गई है, पर्सनैलिटी कल्ट। मैं मोदी जी का करिश्मा नहीं मानता। करिश्मा शब्द का पॉजिटिव मतलब होता है, करिश्मा है पॉजिटिव शब्द है, ये कल्ट है, अंग्रेजी में कल्ट कहते हैं उसको। तो ये मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है, कोई करिश्मा नहीं है। करिश्मा तो इंदिरा गांधी का था, करिश्मा पंडित नेहरू का था, ये करिश्मा नहीं है, ये कल्ट है। और कल्ट जो होता है उसमें एक डिस्टिंक्ट नेगेटिव सेंस है इस शब्द में। जैसे जापान में कुछ रिलीजियस कल्ट, यूएस में कुछ रिलीजियस, हरे रामा हरे कृष्णा, ये एक रिलीजियस कल्ट है। तो ये कल्ट चल रहा है इस देश में, और इसके चलते लोग इतने अंधे हो गए हैं कि जब 4 शंकराचार्य ये कहते हैं कि ये विधिवत नहीं हो रहा है, राम लल्ला का जो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो विधिवत नहीं है, उसके कई कारण बता रहे हैं। तो इनके भक्त शंकराचार्य के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? मतलब वो पैसे ले रहे हैं, कांग्रेस से पैसे लेके बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर शंकराचार्य के बारे में किसी और स्थिति में किसी और हिंदू ने कुछ कह दिया होता तो इन्होंने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया होता। लेकिन आज ये मोदी जी के लिए शंकराचार्य को भी इस तरह की बातें उनके बारे में कह रहे हैं, जिस तरह की बातें कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के लोग कहेंगे। तो इस स्थिति में देश को लाया है कि एक व्यक्ति जो है वो देश है पूरा। मतलब इंडिया इज इंदिरा वाली बात हमने सुनी थी, वो किसी उनके खास जो चेले चपाटे थे इंदिरा गांधी के, वो कहते थे। यहाँ पर तो इनका हर मंत्री, इनका हर विधायक, इनका हर सपोर्टर, इनका हर कार्यकर्ता कह रहा है। मतलब अगर आज इनके 40% वोटर्स हैं, तो ये 40% वोटर जो है सारे के सारे ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वही भारत है। भारत तो मोदी जी के सिवाय भारत कुछ नहीं है, भारत शून्य है। इतना भयानक एक डिस्कोर्स इस देश में मोदी जी ने खड़ा किया है। पता नहीं जब ये राजनीतिक पटल पर नहीं रहेंगे, जब कभी नहीं रहेंगे, मुझे तो लगता है कि ये 15-20 साल और शायद इस पद पर चिपके रहेंगे। उनकी तबीयत भी ठीक है, भगवान करे उनकी तबीयत और अच्छी रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई ऑल्टरनेटिव नजदीक के भविष्य में। आप देखिए 22 तारीख को जिस तरह की हालत योगी आदित्यनाथ की उन्होंने बना दी थी, मतलब मोदी जी ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो बॉस है, और आदित्यनाथ कहीं भी फ्रेम में नहीं थे। तो ये सिलसिला और कितने दिन चलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश का पूरे इतने बड़े 140 करोड़ के देश का भवितव्य जो है और भविष्य जो है वो एक व्यक्ति के भविष्य के साथ बांध दिया गया है। इतना महापाप इस पार्टी ने और इस पूरे परिवार ने इस देश के साथ किया है, जिसका कोई परिमार्जन नहीं, जिसका कोई इलाज नजदीक के भविष्य में नहीं दिखता है। जो जो होता है वो देखने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इंडिया अलायंस एक था होप, लेकिन देखिए जिस तरह की बातें इंडिया अलायंस में चल रही है, वहां से भी पूरी आशा खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप आने वाले समय में मोदी जी का जो जलवा है वो और भी निखर कर सामने आएगा, और आप हम सब जो है आज जो बातें कर पा रहे हैं, हो सकता है कल हम इस तरह की कोई बातें न कर पाए। तो आज जितनी भी कहनी है कह लीजिए संजय जी। धन्यवाद।
नहीं, बस एक छोटी-सी बात कहूँगा, संजीव जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही, उसके बारे में छोटी-सी बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा। ये जो कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया है, जिसमें कहा गया है कि इस देश को शरीर मिला 15 अगस्त 1947 को और आत्मा मिली 22 जनवरी 2024 को। ये इतना हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात है। इसका मतलब ये होता है कि इन 75 साल में इस देश में जान ही नहीं थी। ये सिर्फ एक मृत शरीर था। इसके लिए इसके खिलाफ एजिटेशन होना चाहिए। इसके खिलाफ इस देश का इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ है। इसके खिलाफ बड़ा एजिटेशन होना चाहिए और बीजेपी से माफी मंगवानी चाहिए इस बात की। you